हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अनीता कौशिक कहानी खजाना में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ उसके लेखक हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी ने हमेशा गाँव की दुर्दशा का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है और आपसी संबंधों के बारे में भी उन्होंने बहुत ही मर्म स्पर्शी व यथार्थवादी चित्रण प्रस्तुत किया है। तो आज की कहानी भी कुछ आपसी संबंधों को लेकर ही है। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। बड़े घर की बेटी। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हमेशा एक हाथी झूमता था, पर अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस है जिसके सिर्फ अस्थि पंजर हैं, पर शायद दूध बहुत ज़्यादा देती है, क्योंकि गांव के काफ़ी लोग हांडी लिए हमेशा उनके सिर पर सवार रहते हैं। बेनी माधव सिंह ने अपनी आधी से ज़्यादा अधिक संपत्ति वकीलों के नाम कर दी है और अब उनकी जो वर्तमान आय है, मतलब इस वक्त जो बेनी माधव सिंह की जो इनकम है वो सिर्फ 1,000 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं है। मतलब साल में वो 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं। उनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा जो है उसका नाम है श्रीकंठ, और श्रीकंठ जो है वो बहुत मेहनती है। उसने बड़ी मेहनत से और उद्योग से बीए की डिग्री प्राप्त कर ली है और इलाहाबाद में कहीं वे नौकरी करता है। उनका छोटा बेटा है वो है लाल बिहारी सिंह। लाल बिहारी सिंह जो है वो दोहरे बदन का बड़ा सजीला जवान है, भरा पूरा और बड़ा कांति चमकता हुआ उनका चेहरा है, क्योंकि वो एक पहलवान है और उन्हें सिर्फ अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट रखने के सिवा कोई काम नहीं है। वो सुबह उठकर गाय का ताज़ा दूध, भैंस का ताज़ा 2 लीटर दूध तो अकेले ही गटक जाया करते। श्रीकंठ जिन्होंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई की है, लेकिन उसके बावजूद भी इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी नहीं था। मतलब इतना पढ़ लिखने के बावजूद भी जो अंग्रेजी की प्रथाएं थी उनके वो बिल्कुल भी प्रेमी नहीं थे, बल्कि बहुत जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव के लोग उनका बड़ा आदर व सम्मान करते थे। दशहरे के दिनों में वे उत्साह से रामलीला में भाग लेते थे। रामलीला के किसी भी कैरेक्टर के पार्ट को वो बखूबी निभाया करते थे और ऐसा माना जाता था कि रामलीला के जन्मदाता श्रीकंठ ही है। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब यानी सामूहिक परिवार के वो बहुत बड़े उपासक थे। वो ये कहते थे कि सामूहिक परिवार में ही रहना चाहिए और इसकी वजह से कुछ स्त्रियां जो थी वो उनकी आंखों में खटकते थे और कई स्त्रियां तो उन्हें अपना दुश्मन तक मान बैठी थी। और स्वयं उनकी जो पत्नी थी वो भी उनकी विरोधी थी, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उनकी पत्नी को सास ससुर से चिढ़ थी, देवर जेठ से चिढ़ थी, लेकिन उसका ये कहना था कि पूरे प्रयत्न के बाद भी अगर घर में शांति न हो तो फिर उनका अलग हो जाना ही ठीक है, उन्हें अपनी खिचड़ी अलग ही पका लेनी चाहिए। आनंदी जो कि श्रीकंठ की पत्नी है वो एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी, शिकरे, झाड़, फानूस, आनरेनी, मजिस्ट्रेटी और ऋण, मतलब जो एक प्रतिष्ठित परिवार में जितनी भी भोग विलास की वस्तुएं थी वो सारी की सारी आनंदी के घर पर मौजूद थी। और उनके जो पिताजी थे वो बड़े उदारचित्त प्रतिभाशाली पुरुष थे और उनका नाम था भूप सिंह। पर दुर्भाग्य से उनके एक भी लड़का न था। 7 लड़कियां हुई थी और देवी की कृपा से सातों की सातों ही जिंदा थी। उन्होंने बड़े जोश में अपनी जो 3 लड़कियां थीं उनकी शादी जो थी वो दिल खोलकर की थी और 20-25 हज़ार रुपयों का कर्ज भी उनके सर पर हो गया था। आनंदी जो थी उनकी चौथी लड़की थी, लेकिन वो बहुत ही गुणवान और सुंदर थी। इस बात को लेकर
भूप सिंह हमेशा चिंतित रहते थे कि वो आनंदी की शादी कहाँ करें, कैसे करें, क्योंकि अब उनका ऋण लेने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि आनंदी एक अच्छे घर में जाए। एक दिन अचानक से श्रीकंठ उनके घर पे कुछ चंदा लेने के लिए आता है, और जो भूप सिंह जी होते हैं वो उसके व्यवहार से और उसकी कार्यशैली से प्रभावित होकर आनंदी का विवाह उसके साथ संपन्न कर देते हैं, और बड़ी धूमधाम से आनंदी का विवाह श्रीकंठ के साथ हो जाता है और वह उसके साथ अपने ससुराल आ जाती है। आनंदी अपने घर से यहाँ आई तो जो रंग ढंग वो अपने घर में देखती थी वो यहाँ पर भी उसे बिल्कुल भी देखने को ना मिला। जिस टीम टाम की उसे बचपन से आदत पड़ी हुई थी वह यहाँ नाम मात्र को भी न था। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, यहाँ कोई सजी हुई बहली तक नहीं थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी पर यहाँ बाग कहाँ। मकान में खिड़कियाँ तक न थी और जमीन पर फर्श न था, न दीवार पर कोई तस्वीर थी। यह एक सीधा सादा देहाती गृहस्थ मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों को इस अवस्था को ऐसा अनुकूल बना लिया था कि जैसे उसने कभी भी कोई भोग विलास की वस्तु देखी ना हो। वो इस परिवार में पूरी तरह से घुल मिल गई थी और उसने अपना जो पुराना बचपन था उसको कहीं छोड़ दिया था। एक दिन दोपहर के समय आनंदी जब खाना बना चुकी थी और वो लाल बिहारी का खाने पर इंतज़ार कर रही थी, तो लाल बिहारी आया और अपने साथ में 2 चिड़िया लेकर आया और बोला, भावज भाभी मुझे भूख लगी है, इन्हें पका दो। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी थी, किफायत क्या जाने, उसने सारा का सारा घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। थोड़ा गुस्से होके बोला, दाल में घी क्यों नहीं डाला? आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी थोड़ा जोर से बोला, अभी परसों ही तो घी आया था, कहाँ चला गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर ही रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। लाल बिहारी को अपनी भाभी के द्वारा ये जवाब, ये ढिठाई बहुत बुरी मालूम हुई और वो तिनक कर बोला, मायके में तो चाहे तुम्हारे घी की नदियां बहती हो। स्त्रियां गाली सह सकती हैं, मार भी सह सकती हैं, लेकिन कोई मायके की बुराई करे ये किसी को भी सहन नहीं होता, और आनंदी को भी सहन नहीं हुआ। वो तिलमिला उठी और गुस्से से बोली, हाथी मरा भी तो लाख का, वहाँ इतना घी नित्य नाई कहार ही खा जाते हैं। लाल बिहारी जल भुन गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है तुम्हारी जीभ पकड़कर खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, उसका मुंह लाल हो गया। बोली, वह होते तो आज तुम्हें मजा चखाते। अब अपड़ उज्जड़ गंवार, उसे कुछ समझ में न आया, और वो हमेशा उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब भी जी चाहता था उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ाऊ उठाकर उसने आनंदी पर दे मारे। आनंदी ने खड़ाऊ से बचाने के लिए अपना हाथ आगे कर दिया, जिससे उसके सिर पर तो चोट ना लगी, लेकिन उसके हाथ पर चोट लग गई। आगे गुस्से में बोला, जिसके गुमान पर तुम भूली हुई हो ना, मैं उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने खड़ाऊ से सिर तो बचा लिया था, लेकिन चोट उसके हाथ पर लगी तो वह क्रोध के मारे हवा के हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा सब अपने पति से ही होता है। श्रीकंठ शनिवार को घर आया करता था। ये घटना बृहस्पतिवार की थी। 2 दिन हो गए थे, आनंदी ने न कुछ खाया था न ही पिया था, बल्कि वो सिर्फ श्रीकंठ की बाट जो रही थी। और जैसे ही श्रीकंठ आया,
श्रीकंठ शनिवार को आए और जैसे ही श्रीकंठ को लाल बिहारी ने देखा तो उन्हें देखते ही बड़ा तमतमाकर और गुस्से में लाल बिहारी सिंह बोले, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन बहुत भारी अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने भी बेटे की साक्षी दी, मतलब गवाही दी। हाँ श्रीकंठ, ये बहू बेटियों का ये स्वभाव अच्छा नहीं है कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी गुस्से में था, फिर बोला, वह बड़े घर की बेटी है तो कोई हम भी कुर्मी कहार नहीं है। श्रीकंठ चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या है? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को तो कुछ समझती नहीं है। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी, ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में ये क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरियां चढ़ गई, माथे पर बल पड़ गए, झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुम्हारे मन में ये आग लगाई है ना, अगर वो मेरे सामने आए तो मैं उसका मुंह झुलस लूं। श्रीकंठ ने कहा, इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो बताओ कि आखिर हुआ क्या? क्या कहूं? आनंदी ने कहा, क्या कहूं, ये मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो वे गंवार छोकरा जिसको चपरासी गिरी तक करने का शऊर नहीं है मुझे मारेगा, और वही मुझे खड़ाऊ से मारेगा। श्रीकंठ, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। मैंने हांडी में जितना घी था सारा का सारा मांस में डाल दिया। फिर आपके भाई बोले कि भाभी दाल में क्यों घी नहीं डाला, तो मैंने कहा जितना घी था मैंने डाल दिया। इस बात पर आपके छोटे भाई साहब पकड़ गए और मेरे पियर वालों को उलट सुलट बोलने लगे, तो मुझसे भी सहन नहीं हुआ। मैंने भी कह दिया कि वहाँ तो घी की नदियाँ बहती हैं और नाई कहार तो ऐसे ही खा लेते हैं और कोई उनके ऊपर ध्यान भी नहीं देता है। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई, बोले, यहाँ तो हो गया इस छोकरे का यह है साहस। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही कभी क्रोध आता होगा, जल्दी से उन्हें क्रोध आता नहीं था। प्रातःकाल उठे और अपने पिताजी के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निभाना होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें सुनकर श्रीकंठ ने कितनी देर बाद मित्रों के आड़े हाथों लिया था। इस तरह की जब विद्रोहपूर्ण बातें हुआ करती थी गांव में, तो श्रीकंठ उन लोगों को आड़े हाथों लेते थे कि परिवार के टूटने की बात ना करो, माँ बाप को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। इस तरह की बातें श्रीकंठ अक्सर गांव में समझाया करते थे। परंतु दुर्भाग्य, आज स्वयं ही उन्हें वह सारी बातें कहनी पड़ी जिसके वो स्वयं विरोधी हुआ करते थे। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ ने कहा, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा पर कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सत्कार करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं, या पीछे से मेरी स्त्री पर खड़ाऊ से वार किया जाए तो मैं कैसे सहन करूं? कोई गाली गलौज की बात हो तो फिर भी सहन हो जाए, और कोई इस तरह से खड़ाऊ मारे या लाल घूंसे मारे तो वो क्यों कर सहन होगा? बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा
तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो? स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना ठीक नहीं है। श्रीकंठ ने कहा, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए हैं, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में मैं उत्तरदायी हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय मैं होते हुए कैसे देख सकता हूँ? और यही क्या कम है कि मैंने लाल बिहारी को कोई दंड नहीं दिया? अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए। ऐसी बातें और न सुन सके, फिर बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जो कोई भूल चूक हुई उसके कान पकड़ो, लेकिन यह जाने की बातें क्यों करते हो बेटा? श्रीकंठ, जो अभी तक पिताजी का विरोध कर रहा था, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव सिंह ने कहा, स्त्री के पीछे भाई का नाता तोड़ दोगे? श्रीकंठ, जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों के कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम भी किया है। इसी बीच में गांव के कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। गांव के लोगों को जब पता चला कि इनके घर में इस तरह की बातचीत हो रही है, तो मज़ा लेने के लिए वो लोग कोई हुक्का भरवाने के बहाने, कोई चिलम लेने के बहाने इनके घर पर आकर बैठ गए। और गांव की स्त्रियों ने जब ये सुना, क्योंकि वो ये चाहती थी कि श्रीकंठ तो हमेशा इस चीज़ के विरोध करता था कि घर के टुकड़े नहीं होने चाहिए, और जो स्त्रियां घर से अलग होने की बातें करती हैं वो गलत होती है, तो उन्हीं स्त्रियों को आज मज़ा लेने का मौका मिला था। तो वे स्त्रियां ने जब सुना कि श्रीकंठ पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है, तो उन्हें बड़ा खुशी हुई। दोनों पक्षों की मधुर वाणियों सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। गांव के कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो स्कूल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे कहा करते थे, श्रीकंठ अपने बाप से दबता है, इसीलिए दब्बू है। उसने विद्या पढ़ी है, इसीलिए वे किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते, यह उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दे रही थी। कोई हुक्का पीने के बहाने, कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, अनुभवी थे। वे ये ताड़ गए कि ये लोग आज क्यों आए हैं। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन द्रोहियों को मैं ताली बजाने का मौका न दूंगा। तुरंत ही उन्होंने अपनी वाणी में बड़ी मिठास खोली और बड़े कोमल से शब्दों में बोले, बेटा, मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो चीज चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया है, उसे माफ कर दो। अब श्रीकंठ, जो कि इलाहाबाद में नौकरी करते हैं, तो इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों को उसे क्या खबर? बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में न आई। फिर बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में मैं नहीं रह सकता। बेनी माधव सिंह ने कहा, बेटा, बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़ा होकर क्षमा कर दो। श्रीकंठ, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही रहूँगा। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार आप संभाल लूँगा। और यदि उसे रखना चाहते हो तो उसे कहिए वे जहाँ चाहे चला जाए। या तो मैं जाऊँगा या वो ही चला जाएगा। मैं चाहूँगा तो मैं रह लूँगा, या उसे कहो कि वो अपना ठिकाना अलग ढूंढ ले। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा था, बड़े भाई की बातें सुन रहा था। ये उनका जो लाल बिहारी था वो श्रीकंठ का बहुत ज़्यादा आदर करता था। वो कभी भी उसे ये साहस नहीं हुआ था कि वो लाल श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ भी जाए या कभी उनके सामने
हुक्का भी पी ले। और श्रीकंठ भी उसे बेइंतहा प्यार किया करते थे, क्योंकि जब भी वो इलाहाबाद से आते थे तो उसके लिए कुछ ना कुछ वस्तु अपने लिए साथ लाया करते थे। मुगदर की जोड़ी भी उन्होंने ही बनवा दी थी। और पिछले साल जब ड्योढ़े जवान से नाग पंचमी के दिन दंगल में लाल बिहारी ने पछाड़ दिया था उसको, तो श्रीकंठ ने 5 रुपए के सिक्के उछाल कर उसे गले से लगा लिया था। अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया था। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि वह अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले से ही उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूँगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझाया था कि भैया, वो मन ही मन सोच रहा था कि शायद भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई का ये कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा न गया। वह रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी जिससे कोई यह न समझे कि वह रोता था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि वे मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मैं मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो अपराध हुआ है मुझे क्षमा करना। ये कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए थे। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से भी दूर भाग जाना चाहते हो। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन ही मन बहुत पछता रही थी। वह स्वभाव से भी दयावती थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन ही मन अपने पति पर भी झुंझला रही थी कि इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं, बात तो छोटी सी है। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े होकर ये कहते हुए सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे कुछ अपराध हुआ तो क्षमा करना, तो उसका रहा सहा गुस्सा भी पानी हो गया था। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं होती है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े रो रहे हैं। आनंदी अपने पति को कह रही है कि देखो लाला बाहर खड़े हुए रो रहे हैं। आनंदी, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से ये झगड़ा उठाया। श्रीकंठ ने कहा, मैं न बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा ना हो कि वे घर छोड़कर कहीं चले जाएं। वह मेरा मुंह नहीं देखना। श्रीकंठ ने उसे इतने में लाल बिहारी से कहा, भाभी, भैया मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, अब मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, मैं कभी ना आऊँगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिरकर देखा तो आंखों में आंसू भरे बोला, भाभी मुझे जाने दो। आनंदी ने कहा, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी ने कहा, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। आनंदी ने कहा, मैं नहीं जाने दूंगी लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। आनंदी ने फिर कहा, तुम्हें मेरी सौगंध है, अब एक पैर भी आगे न बढ़ाना। लाल बिहारी अपनी भाभी की तरफ देख रहा है। जब तक मुझे यह न मालूम हो कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं कदापि इस घर में न रहूँगा। आनंदी ने कहा, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब बड़ा भाई श्रीकंठ, उसका हृदय भी पिघला
उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोने लगे। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि मैं तुम्हारा मुंह न देखूंगा। भैया अब कभी न कहना कि मैं तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो भी दंड देंगे मैं सहर्ष रूप से स्वीकार कर लूँगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू ऐसी बातें न कहो, ऐसा अवसर फिर कभी न आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर पुलकित हो बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ते हुए घर को बना लेती हैं। गांव में भी जिसने इस वृत्तांत को सुना, उन्होंने सबने एक ही बात अपने कंठ से निकाली, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, घर को स्वर्ग बना देती हैं। थैंक यू।